students, welcome to my channel Learning with Ravi. Today I am going to start a new topic of Indian economic development which is India's foreign trade. इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ दो ही चीजें मेन कवर करनी है, दैट इज मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ट्रेड स्ट्रेटजी। इसके अलावा हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स के अंदर इस टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेगा, बट सिर्फ एनसीईआरटी को ही हम फॉलो करेंगे। सीबीएसई का जो सिलेबस है एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हमने सिर्फ इसमें दो ही चीज़ों को मेन कवर करना है, दैट इज मीनिंग और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ट्रेड स्ट्रेटजी। सो स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक which is meaning. What do you understand by the term foreign trade? Simple meaning है इसका export and import of goods and services across different countries. जिस प्रोडक्शन में, जिस गुड्स की प्रोडक्शन में हम स्पेशलाइज हैं, उनको लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उन गुड्स को बाहर की इकोनॉमी में सेल करते हैं। और जो गुड्स हम अपने यहाँ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो बाहर की इकोनॉमी से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इस ट्रेडिंग को हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस। इस फॉरेन ट्रेड की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। क्लियर है, जिन गुड्स को हम अपनी मार्केट में इजीली लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम बाहर की इकोनॉमी में एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी जूट। हमारे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन इस तरह की है, हमारे यहाँ की टोपोग्राफी इस तरह की है कि ये गुड्स हमारे यहाँ पर बल्क में और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसलिए हम उनको बाहर की इकोनॉमी में सेल करते हैं ताकि बाहर की इकोनॉमी को भी इस लो कॉस्ट का फायदा हो। और स्पेशलाइजेशन हमारी जिस चीज में होगी हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हमारे पास भी कुछ अर्निंग हो। नेक्स्ट इज मार्केट फॉर सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट। ऑब्वियसली जो गुड्स हम बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस सरप्लस को हम क्या करेंगे रखकर, उस सरप्लस को हम बाहर की इकोनॉमी में सेल कर देंगे ताकि हमारे पास भी कुछ उससे अर्निंग हो। नेक्स्ट इज अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। ऑब्वियसली इस ट्रेडिंग के थ्रू अब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इम्पोर्ट कम है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न होता है। नेक्स्ट इज पीपल गेट वैरायटी ऑफ गुड्स। अब हमारे पास जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम गुड्स इंपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि जो गुड्स हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल ऑयल, हम उसको बाहर की इकोनॉमी से क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और लोगों के पास वाइड रेंज ऑफ गुड्स आते हैं, हम बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स का भी इंपोर्ट करते हैं, हम कैपिटल गुड्स का भी इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स विच कांट बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, सेम थिंग। उन गुड्स को हम बाहर की इकोनॉमी से क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ऑयल जो कि हम सऊदी अरेबिया, रशिया से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरीज नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सेलरेट्स जीडीपी। ऑब्वियसली जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी अर्निंग होती है, हम कुछ फॉरेन एक्सचेंज को सेव भी करते हैं और अर्न भी करते हैं, तो हमारा क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। So this is all about meaning and importance. Now coming to next topic, which is very important from examination point of view, which is inward looking trade strategy. इसको हम import substitution trade strategy भी कहते हैं। अब ये strategy है क्या, इसको पहले understand कर लेते हैं। ये वो strategy है जिसमें हम protection देते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं प्रोटेक्शन देने की, किसको, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। किस फॉर्म में, थ्रू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड ड्यूटीज इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देते हैं, किस तरह से, हम इंपोर्ट पे ड्यूटीज लगा देती है, यानी इंपोर्ट जो अभी हम करेंगे उस पर हम टैक्स लगा देती हैं। जब इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लग जाता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, वो गुड्स कॉस्टली हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड होती है उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो है फॉल नहीं करती, क्योंकि फिर इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड कम हो जाती है उसका प्राइस राइज होने की वजह से। दूसरा, हम इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस यानी इंपोर्ट कोटास। हम एक
फिजिकल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देते हैं ऑन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स टू बी इम्पोर्टेड, कि हमने मैक्सिमम इस लिमिट से ज़्यादा हमने गुड्स को इम्पोर्ट नहीं करना है, ताकि जो इम्पोर्टेड गुड्स है वो हमारी ही इकोनॉमी में आकर हमारे डोमेस्टिक गुड्स को ओवरटेक ना कर पाए, और हमारी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स है वो एज इट इज उनकी डिमांड बनी रहे और उनकी जो डिमांड है वो डिक्लाइन ना करे। दिस इज ऑल अबाउट इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इससे क्या होगा, मेन हमारे को फायदा ये होगा कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव होगा। अब हम इंपोर्ट क्या करेंगे, कम करेंगे, और डोमेस्टिकली गुड्स को प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे। हमारा मेन फोकस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगा, इंपोर्ट ना करके गुड्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस ज्यादा किया जाए और इंपोर्ट को बहुत कम कर दिया जाए, ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव हो जाए और उससे हमारी क्या हो जाए, ग्रोथ बढ़े, हमारी जीडीपी बढ़े। दिस इज ऑल अबाउट इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। पर जब भी कोई पॉलिसी या स्ट्रेटजी हम स्टार्ट करते हैं तो उसके हमेशा प्लस पॉइंट्स गुड इम्पैक्ट भी होता है और माइनस पॉइंट्स बैड इम्पैक्ट भी होता है। तो हम किसी भी पॉलिसी को जब हम स्टडी करेंगे तो उसका गुड इम्पैक्ट जरूर स्टडी करेंगे, फिर उसको क्रिटिकली बैड इम्पैक्ट के थ्रू एग्जामिन भी अच्छे से करेंगे। स्टार्ट करते हैं गुड इम्पैक्ट से। सबसे पहला इसका जो अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, दैट इज हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी स्टार्ट करी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें काफी ग्रोथ देखने को मिली। इस इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो परसेंटेज शेयर इन द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी था वो भी राइज करा। बट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन? जब हम एक सेक्टर में ग्रोथ करते हैं और कोरस्पॉन्डेंटली दूसरे सेक्टर में उसकी ग्रोथ डिक्लाइन करती है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये स्ट्रेटजी स्टार्ट हुई तब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिली। इसका जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो इंक्रीज करा, पर साथ साथ कोरस्पॉन्डिंगली जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो फॉल करना स्टार्ट हुआ। The percentage share of industrial sector to GDP increased from 12% in 1951 to 25% in 1991 with the corresponding fall in percentage share of agriculture sector। जो बात मैंने आपको बताई वही मैंने यहाँ पर नोट्स की फॉर्म में लिखा है। इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब हमने इतनी ग्रोथ अचीव कर ली तो वी अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ विद मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने मॉडर्नाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, इक्विटी, और जब इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लरिश हुआ, एक्सपैंड हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इस सेक्टर में बढ़ी। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है वाइड रेंज। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब हुई तो हम सिर्फ अब टेक्सटाइल और जूट का ही एक्सपोर्ट नहीं करते थे, हमने इंजीनियरिंग गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा इस स्ट्रेटजी के बाद सनराइज इंडस्ट्रीज में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली। ये सनराइज इंडस्ट्रीज होती हैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इस स्ट्रेटजी से पहले ये इंडस्ट्री एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। हमने ये इंडस्ट्रीज को भी सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था, जबकि इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स के लिए हम टोटली इंपोर्ट पे डिपेंड करते थे। बट अब हमने इनकी खुद से ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। इन इंडस्ट्रीज को हमने खुद ही सेटअप किया और एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर हमने सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, और हमने लिमिट्स लगाई कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे। जो लार्ज स्केल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उनकी डेवलपमेंट को हमने कुछ रेगुलेट करा, कुछ लिमिट्स लगाई, और हमने प्रोटेक्शन दी एसएसआईज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है कि किस तरह से हमने प्रोटेक्शन दी थी एसएसआई को और क्यों देनी पड़ी थी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ क्योंकि एसएसआई जो है इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है, बहुत कम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से एक मिडिल मैन जो है वो भी एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है और वो भी एक प्रॉफिट्स अर्न करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है
ग्रोथ विथ इक्विटी का वो भी हम इजिली अचीव कर सकते हैं अगर हम एसएसआई को प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द गुड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। अब इसी स्ट्रेटेजी को हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, इसका बैड इम्पैक्ट भी स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपलीज। सबसे 1990 से पहले, इस स्ट्रेटेजी से पहले पब्लिक सेक्टर की एक्सपेंशन पर ही हमारा मेन फोकस था। ज़्यादातर हमने पब्लिक सेक्टर को जो था मोनोपोली पावर दी रखी थी। जो आईपीआर 1956 भी आया था उसमें भी हमने प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट को रेगुलेट कर दिया था, उन पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी थी, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर जो था एक मोनोपोली पावर इंजॉय करने लगा था। और जब ये मोनोपोली पावर इंजॉय करने लगा तो इसके अंदर इनएफिशिएंसी बढ़ती गई। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल हमें टेलीकम्युनिकेशन के अंदर देखने को मिला। जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है 1990 से पहले बहुत ही क्या इनएफिशिएंटली काम करता था, क्योंकि टोटली ये पब्लिक सेक्टर के अंदर था और लोगों को कई सालों तक वेट करना पड़ता था जस्ट फॉर अ टेलीफोन कनेक्शन। बट 1990 के बाद जब ये सेक्टर प्राइवेटाइज हो गया तो लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिली और ये इनएफिशिएंसी जो है दूर हो गई। बट सिर्फ 1990 तक इस स्ट्रेटजी की वजह से पब्लिक सेक्टर के अंदर मोनोपोली आ गई और बहुत इनएफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। लैक ऑफ कंपटीशन से मतलब है प्राइवेट सेक्टर तो एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, बहुत ही लिमिटेड पावर्स थी उसके बाद, हमने बहुत सारा लिमिटेशंस इम्पोज कर दी थी, वो एक्सपैंड नहीं हो पा रहा था। सारी प्रोटेक्शन किसको दी रखी थी हमने? लार्ज स्केल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। तो इससे क्या हो गया, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उनमें एफिशिएंसी आई, उन लोगों ने अपनी ही प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करना छोड़ दिया। वो अपनी ही प्रोडक्ट्स को अपग्रेड नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था हमारी मोनोपोली है, हमारा प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा क्योंकि हमारे पास कंपटीशन नहीं है। लोग अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड तब करते हैं जब उनके पास एक कंपटीशन होता है। अब प्राइवेट सेक्टर के पास पावर ही नहीं थी, वो राइट्स ही नहीं थे कि सेम गुड्स को प्रोड्यूस कर सके जो पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक कंपटीशन नहीं था पब्लिक सेक्टर के सामने, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड नहीं किया। सबसे बड़ा एग्जांपल हमें कार इंडस्ट्री में देखने को मिला। टिल 1990s तक जो दो कार हमें रोड पे नजर आती थी वो थी सिर्फ फिएट और एम्बेसडर, इनके अलावा कोई कार नजर आती नहीं थी। ये कार पब्लिक सेक्टर ही प्रोड्यूस करते था। जब ये 1990s तक इन दोनों कारों को यूज करना ही लोगों के लिए प्राइड की बात होती थी। बट 90s के बाद क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर इस इंडस्ट्रीज में एंटर कर गया और हमें आपको वाइड रेंज ऑफ कार्स मार्केट में देखने को मिली। फॉर एग्जांपल मारुति आ गई, टाटा मोटर्स आ गई। इसके बाद लोगों ने एकदम से ही इस दोनों कारों को फिएट और एम्बेसडर को रिजेक्ट कर दिया जब ये पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन विड्रॉल हो गई। नेक्स्ट इज इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पीएसआई। अब जब पीएसआई पे हम मेन फोकस करने लगे, उसकी एक्सपेंशन पे ध्यान करने लगे, तो क्या हो गया, दे स्टार्टेड अप स्वैलोइंग अप द अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर। मीनिंग अब ये इंडस्ट्रीज वो गुड्स भी प्रोड्यूस करने लगी जो प्राइवेट सेक्टर इजिली प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड्स, शूज, ये इंडस्ट्री भी पब्लिक सेक्टर के अंदर आ गई, जिसमें हमें पता है कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अगर हम ये प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दें, दे कैन इजिली प्रोड्यूस दीज गुड्स। बट ऐसा नहीं हुआ, पब्लिक सेक्टर पास ही इनकी प्रोडक्शन के राइट्स आ गए और प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ भी नहीं बचा, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी टू ग्रो अप देमसेल्व्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट एंटरप्राइज, अब पॉलिटिकल कंपल्शन। जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, अगर वो लॉस भी इंकर कर रही है तो उसको शट डाउन नहीं किया जाता था, दे स्टिल कंटिन्यू ऑपरेटिंग। इसका मेन लॉस किसको हुआ? हमारे वर्कर्स को। ऑब्वियसली अगर कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लॉस इंकर कर रही है, देन हाउ इट विल पे टू इट वर्कर्स, वो वर्कर्स को क्या पे करेगी?
लॉस अल्टीमेटली कौन सफर कर रहा है? वर्कर्स। बल्कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अगर प्राइवेट सेक्टर लॉस में चल रहा है तो इमीडिएटली वो शट डाउन कर दिया जाता था, बट पब्लिक सेक्टर शट डाउन नहीं होता था, वो कंटिन्यू करता रहता था ऑपरेशंस को, भले लॉसेस इंकर कर रहा हो और हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूज कर रहा हो या वेस्ट कर रहा हो. So this is all about the bad impact of inward looking trade strategy. So this is all about the chapter India's foreign trade. अब इन नोट्स को आप वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में रजिस्टर में नोट कर लीजिए. ये सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए. इतना ही आप इसको लर्न कर लेंगे अच्छे से, then you will be able to score full marks in this topic. Thank you. Till then, have a nice day.